बिंदुसार के बाद अगला शासक बनता है सम्राट अशोक। शासन करता है 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। पिता का नाम बिंदुसार, पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, और माता के नाम शुभद्रांगी था। शुभद्रांगी, धामा, वन देवी, जन कल्याणी, ये सब नाम जो है उनके माता का नाम मिलता है। सिंहली अनुश्रुतियाँ, सिंहली अनुश्रुति समझते हैं? तो श्रीलंका में एक संघर्ष हुआ था तमिल को लेकर के और सिंहली जाति को लेकर के। ऐसा कहा जाता था उस समय श्रीलंका में कि जो तमिल थे ये भारत से आके बस गए थे और सिंहली जो था यहाँ का प्रॉपर अस्थायी निवासी था। तो दोनों में क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। वही सिंहली की बात हो रही है। तो सिंहली अनुश्रुतियों में दीपवंश और महावंश, ये जो है दो श्रीलंका के बौद्ध साहित्य है। दीपवंश और महावंश है। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने राजा बनने से पूर्व 4 वर्ष तक संघर्ष किया और अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। क्या किया? 4 साल तक संघर्ष करते रहा, यानी कि 4 साल में अपने 99 भाई को क्या किया? हत्या किया था। यानी कि बिंदुसार के 101 पुत्र, 101 पुत्र में 99 का निपटारा कौन कर देता है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक करता है। और उसको 1 मिनट क्या याद था? अब महारानी कितनी थी बिंदुसार के? हाँ, 16 रानियां थी। बिंदुसार को क्या कहा गया था? सिजेरियन। सिजेरियन कहा गया था क्योंकि जो है सर्जरी करके उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसको सिजेरियन कहा गया, ऑपरेशन करके। तो अपने 99 भाइयों को क्या कर दिया? ये कौन हत्या किया? सम्राट अशोक अपने सगे भाई को छोड़ देता है। 200 कितना 69 BC में ईसा पूर्व में अपना विधिवत राज्याभिषेक करवाया और वह केवल अपने सगे भाई का नाम था 30, इसको जो है छोड़ देता है। अब बाकी को खत्म कर देता है। कोई जीवित छोड़ा था। शासक बनने से पूर्व अशोक ने खस, नेपाल की तराई क्षेत्र को खस के नाम से जाना जाता था, खस और नेपाल की विजय प्राप्त की थी। शासक बनने से पहले अशोक उज्जैनी प्रांत का प्रांतपाल था। उज्जैनी राज्य का क्या था? वो राज्यपाल था शासक बनने से पहले। प्रारंभिक जीवन में अशोक को चंडाशोक, अशोक को क्या क्या? चंडाशोक, कामाशोक कहा गया। अशोक को चंडाशोक भी कहा गया और कामाशोक कहा गया। अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष, यानी कि 8 साल बाद, जैसे ही राज्याभिषेक हुआ उससे 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, कलिंग पर आक्रमण किया था ये सम्राट अशोक। इस युद्ध का उल्लेख अशोक ने स्वयं अपने 13वें, याद रखेंगे किस अभिलेख में? तो 13वें अभिलेख में इसका वर्णन करता है, उल्लेख करता है शिलालेख में। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार, हाथी गुफा अभिलेख है के अनुसार कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। इसी पर आक्रमण किया था कौन? सम्राट अशोक। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था कलिंग युद्ध। इसके बाद क्या होता है? इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद युद्ध को हमेशा के लिए त्याग देता है। इस युद्ध के बाद अशोक ने रणघोष अर्थात युद्ध नीति के स्थान पर धर्मघोष यानी कि धर्म नीति की स्थापना करता है। हमेशा के लिए क्या करता है? युद्ध को त्याग देता है। अशोक को उसके अभिलेख में देवानाम प्रिय दसी या प्रिय दर्शनी उसको कहा गया। देवानाम प्रिय दसी या फिर देवानाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं को प्रिय, देवताओं की प्रिय, देवता को ये प्रिय लगता था। प्रिय दर्शनी का अर्थ होता है, प्रिय दसी का अर्थ होता है कि जो सुंदर देखने में लगे उसे प्रिय दर्शनी बोलते हैं, प्रिय दसी बोलते हैं। तो इसे प्रिय दर्शनी भी इसे कहा गया और देवानाम प्रिय भी कहा गया। ये उपाधि जो है सम्राट अशोक को दिया गया। हो गया। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के शासन काल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजन होता है। कब? 250 ईसा पूर्व में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन रहे? मोगलीपुत्र तीस्क, जिसको हम पढ़े थे, किसमें पढ़े थे?
बौद्ध धर्म में पढ़े थे ना, बौद्ध धर्म में पढ़े थे। इसकी अध्यक्षता की थी अशोक और उनका पौत्र यानी कि पोता, नाम था दशरथ। अशोक और उसका पौत्र बौद्ध धर्म के अनुयायी था। अशोक के अभिलेख के अनुसार रजुक बोलते हैं, वर्तमान में हम बोलेंगे, वर्तमान में जिलाधिकारी नामक अधिकारी को राजस्व तथा न्याय, ये पूछता है कि राजस्व और न्याय का कार्यभार किसे सौंपा गया था। ध्यान रखेंगे किसको, रजुक को सौंपा गया था, उसको रजुक बोला जाता था। ठीक है, जिलाधिकारी जैसे बोला जाता है आज में। दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त था। कलहन की राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कलहन कौन सी पुस्तक लिखी, राजतरंगिणी। आपसे पूछ दे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन है, जिससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कलहन की राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि अच्छा इससे भी पहले एक आता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में भी क्रमवार तरीके से इतिहास को लिखा जाता है, लेकिन इसमें भी क्या है, इतिहास को क्रमवार तरीके से सजाया गया, बताया गया, इसमें लिखने का प्रयास किया गया। राजतरंगिणी के अनुसार, जो राजतरंगिणी पुस्तक है जो कलहन ने लिखा, इसके अनुसार अशोक ने झेलम नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने किसके किनारे, तो झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर, तो श्रीनगर नगर की स्थापना की। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। राजतरंगिणी में किसका वर्णन मिलता है, कश्मीर के इतिहास का। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा, ये दोनों को जो है बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। दोनों को श्रीलंका भेजा जाता है बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। और श्रीलंका का शासक उस समय कौन था, तीस। श्रीलंका का शासक कौन था, तीस था। अब आगे देखेंगे हम इसके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, तो सम्राट अशोक के पापा जी का नाम क्या था, बिंदुसार। ठीक है, उसको क्या कहा गया था, क्या बोले थे आप, क्या कहा गया उसे, बिंदुसार को क्या कहा गया, हाँ सीजेरियन कहा गया। सीजेरियन यानी कि पहले का ऐसा शासक जिसका जन्म जो है ऑपरेशन करके, यानी कि माँ का पेट काट करके, सर्जरी करके हुआ था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सीजेरियन शासक कहा जाता है। और 101 पुत्र और 16 रानियाँ। अशोक, सम्राट अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों को क्या करता है, मार देता है। अपना खास सगे भाई, नाम क्या था उसका, 30 को जो है छोड़ देता है, सगे भाई को छोड़ देता है। बाकी जो था यानी कि सौतेला, दूसरे माँ की गर्भ से जिसका उत्पन्न हुआ था, जन्म लिया था, वो सबको क्या किया, सबके निपटारा कर दिया। ये दोनों भाई बच जाता है सम्राट अशोक। और इसके बाबा का नाम क्या था, सम्राट अशोक के बाबा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ का शासक था ये, मगध का, यानी कि बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसको दहेज में क्या मिला था, चलो दहेज में क्या मिला था, पूरा पाकिस्तान दहेज में मिल गया था। ठीक है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दहेज में मिला था। किससे विवाह हुआ था, हेलेना, कार्नेलिया से। ठीक है, कार्नेलिया से विवाह हुआ और दहेज में पाकिस्तान पूरा मिल गया। और यह विवाह क्या कहलाया, अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाया। ठीक है, तो ये आप लोग को पढ़ना नहीं था, शायद 8 क्लास में शायद पढ़ना है ना, पूरा कि 7th क्लास में पढ़ना है। 500 हाथी भी जो है उपहार स्वरूप खुशी खुशी अपने ससुर को दिया था। ससुर का नाम क्या था, सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर ने एक राजदूत भेजा था यहाँ पर। सम्राट अशोक के बारे में कुछ बात किए थे, आगे हम बात करेंगे अशोक के बारे में। अशोक की पत्नी तीसा राखा, याद रखेंगे नाम, हाँ तीसा राखा जो थी अशोक की पत्नी, सर्वप्रथम बोधि वृक्ष को कटवा दिया, लेकिन बोधि वृक्ष क्या पुनः जीवित हो जाता है। बोधि वृक्ष को सबसे पहले किसने कटवाया, अशोक की पत्नी, नाम क्या था, तीसा राखा।
पुनः जीवित हो गया। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग ने फिर बोधि वृक्ष को क्या किया, कटवा दिया, फिर पुनः दूसरी बार भी जीवित हो गया। जीवित हो गया मतलब क्या होता है कि पेड़ को काट देते हैं तो उसके अंदर से जड़ निकलता है ना, और फिर से जो है एक विशाल पेड़ हो जाता है, उसी तरह से हुआ। अब गैंड वंश के एक शासक था शशांक, ये पूछता है एग्जाम में। शशांक जो है 6ठी शताब्दी में इसको कटवा देता है, लेकिन पुनः तीसरी बार भी जीवित हो जाता है बोधि वृक्ष। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा सर्वप्रथम निग्रोस नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी, भिक्षुक था। उसके बाद उपगुप्त नामक बौद्ध विद्वान ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, परंतु मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर अशोक जो है पूर्णतः बौद्ध बन जाता है। पहले जो है ब्राह्मण धर्म को मानता है और यहाँ पे क्या बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट यानी कि शिकार करना और विहार यात्राएं इसको हमेशा के लिए बंद कर देता है और उसके जगह पर धम्म यात्राएं शुरू कर देती है। धम्म यात्रा, ठीक है, याद रखेंगे। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। किसकी यात्रा सबसे पहले? बौद्ध गया की। 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में 12th में। उनकी यात्राओं का क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले गया में, जहां भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? कुशीनगर में। फिर उसके बाद लुम्बिनी, जन्मभूमि थी ना भगवान बुद्ध की। उसके बाद कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु वही लुम्बिनी नेपाल। फिर उसके बाद सारनाथ, फिर उसके बाद श्रावस्ती ना, सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं पे दिए श्रावस्ती में। अशोक ने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। 10वें वर्ष बौद्ध गया की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की। और लुम्बिनी में रुमीनदेई, याद रखेंगे, रुमीनदेई लघु शिला स्तंभ जो है स्थापित करवाते हैं वहाँ पर सम्राट अशोक। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी जो ग्राम था, गांव था, वहाँ से धार्मिक कर लिया जाता था उसको माफ कर दिया गया। वहाँ से धार्मिक कर नहीं लिया जाता था। तथा भू राजस्व 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया है। जो भू राजस्व टैक्स के रूप में लिया जाता था उसको। भ्राबु स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी लेख में जो है सम्राट अशोक स्वयं जो है मगध का सम्राट कहता है। तो भ्राबु अभिलेख में, भ्राबु स्तंभ लेख में अशोक के अभिलेख देखिए। टी फैनथैलर ने 1750 में अशोक के अभिलेख दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख था उसको खोजा। सबसे पहले खोज कब करता है? तो 1750 में। कौन सा अभिलेख था? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसकी खोज होता है सबसे पहले। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ा। सबसे पहले किस स्तंभ को पढ़ा? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ को पढ़ा। कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। ये याद रखना है, सबसे पहले अभिलेखों को कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। खोजा कौन? टी फैनथैलर ने खोजा। अशोक की अभिलेख 4 लिपियों में उत्कीर्ण है जो निम्न है। ब्राह्मणी लिपि जो बाएं से दाएं ओर, इसकी विशेषता है ब्राह्मणी लिपि की बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। दूसरा खरोष्टी जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद ग्रीक लिपि थी, अरामाइक लिपि थी, ठीक है। ये ग्रीक और अरामाइक लिपि उर्दू की तरह लिपि थी, ध्यान रखेंगे। इन सभी की भाषा प्राकृत थी। जितने भी लिपियाँ थी उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। अभिलेख को देखिए, 3 तरह के अभिलेख मिलते हैं। एक तो शिलालेख, शिलालेख में भी एक बृहत शिलालेख और एक लघु शिलालेख। बृहत यानी कि बहुत बड़ा, लघु मीन्स छोटा। ये जो है पिरामिड टाइप के है, त्रिभुज के आकार की। दूसरा कुल संख्या जो है इसकी 14 है। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में भी बृहत स्तंभ लेख है और लघु स्तंभ लेख है, छोटा स्तंभ लेख है। और इस तरह से स्तंभ बना होता था, बेलनाकार जो है स्तंभ होता था, उस पर कमल का डिजाइन होता था, फिर उसके ऊपर स्तंभ होता था और ऊपर जो है
पशु होता था, पशु की आकृति इसको फलक बोलते थे, और जो ये कमल का डिजाइन है इसको हम बोलते थे अवागमुखी कमल, इसको लाट बोला जाता था। तो ये हो गया स्तंभ लेख। तीसरा है गुहा अभिलेख या फिर गुहा अभिलेख। अशोक ने आजीवक धर्म के अनुयायी, जो भी आजीवक धर्म को मानता था, उसके निवास के लिए गुहा विहार का निर्माण करवाया था, गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, इतना इसमें ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं शिलालेख, जो वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख है, इसकी क्या विशेषता है, एक एक करके जो है तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। अब चलिए सुनिए, शिलालेख में देखिए तो वृहत शिलालेखों की संख्या कुल 14, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए। ट्रिक है इसका, शाम को सोए जो गधा। ट्रिक को छोड़िए, पहले इसको याद रखेंगे। शाहबाज गढ़ी जो कि पाकिस्तान में, मानसेहरा ये भी पाकिस्तान में, और दोनों जो है खरोष्टी लिपि का था। कालसी उत्तराखंड में, ये ब्राह्मणी लिपि का, और सोपारा महाराष्ट्र में, ये भी जो है ब्राह्मणी लिपि का शिलालेख है। ठीक है, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक बार देख लो। ठीक, उसके बाद एरेगुडी आंध्र प्रदेश में है, जोगढ़ उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में, धौली ये भी उड़ीसा में है। ये तीनों जो है जोगढ़, गिरनार और धौली, ये ब्राह्मणी लिपि का शिलालेख है। ठीक से याद रखेंगे। शाम को सोए जो गधा, शाम से सा से हो जाएगा शाहबाज गढ़ी, म से हो जाएगा मानसेहरा, को से हो जाएगा कालसी जो उत्तराखंड में है, सो से हो जाएगा सोपारा, ए से हो जाएगा एर्रेगुडी, और जो से हो जाएगा जोगढ़, ग से गिरनार और धा से धौली। स्तंभ लेख में यह एक कास्म यानी कि एक पत्थर का बना हुआ था, जिस पर जो है चमकदार पॉलिश की गई थी। उत्तर प्रदेश के चुनार के पत्थर से ये निर्मित था। 2 तरह के थे इसमें स्तंभ लेख, 2 तरह के, एक बृहत स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख। बृहत यानी कि बहुत बड़ा, इसकी कुल संख्या 7 थी, जो 6 स्थानों से प्राप्त हुआ था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख ये यूपी से प्राप्त हुआ था, दिल्ली टोपड़ा हरियाणा से, लौरिया अरेरा चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण से, रामपुरवा ये भी चंपारण से, प्रयाग कौशाम्बी यूपी से प्राप्त हुआ था, जिसे अकबर द्वारा इलाहाबाद से हटा करके दिल्ली में गड़वा दिया जाता है। ठीक है, और दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा को फिरोज शाह तुगलक यहां से उखड़वा करके कहां लेकर के दिल्ली में गड़वा देता है। ठीक है, कौशाम्बी, प्रयाग कौशाम्बी को जो है अकबर द्वारा इलाहाबाद में, इसको इलाहाबाद के किले में गड़वा दिया जाता है। लघु स्तंभ लेख इसकी संख्या कुल 5 थी, 5 स्थानों से प्राप्त हुआ था। सांची मध्य प्रदेश से, सारनाथ यूपी से, कौशाम्बी यूपी से, और रुमीनदेई ये नेपाल से, और निगलवा सागर ये भी नेपाल से, ये जो है स्तंभ लेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब आते हैं गुहा लेख में। तो अशोक के शिलालेख के बाद था अशोक का गुहा अभिलेख। अशोक ने आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास के लिए 3 गुहा विहार, याद रखेंगे 3 गुहा विहार, कर्ण चौपड़ याद रहेगा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा। किसके लिए? तो आजीवक संप्रदाय के जो भी अनुयायी थे उसके रहने के लिए 3 जो है गुहा विहार का निर्माण करवाया। कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा का निर्माण करवाया। ठीक है, जो बराबर की पहाड़ियों पर स्थित है। ये तीनों गुहा कहाँ है? तो बराबर की पहाड़ियों पर है। चित्र कल बताए थे, मंडप टाइप के था। अशोक के पौत्र दशरथ ने 4 गुहाओं, एक जो है गोपी, वापी, पदथिक और चौथा है लोमेश ऋषि। इसका निर्माण कौन करवाता है? तो उसका पौत्र, अशोक के पौत्र करवाता है, दशरथ करवाता है। ये 3 जो गुफा था, गोपी, वाणी, पदथिक, ये जो है नागार्जुनी की पहाड़ी पर है। और एक लास्ट वाला लोमेश जो है लोमेश ऋषि, ये बराबर की पहाड़ियों पर स्थित है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। किसका? कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी, सुदामा। ये कहाँ है? तो बराबर की पहाड़ियों पर है। याद रखना है, ये मेन यही है इसमें। ये बराबर की पहाड़ियों पर है। कौन कौन से? कर्ण चौपड़,
उसके बाद में विश्व झोपड़ी, फिर सुदामा। निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक। किस पहाड़ी पर है? बराबर की पहाड़ी पर है। और उसका पौत्र यानी कि दशरथ ने निर्माण करवाया गोपी, वापी, पदथिक और लोमेश ऋषि। तो गोपी, वापी और पदथिक जो है नागार्जुनी की पहाड़ी पर है, और लोमेश ऋषि कहाँ है? बराबर की पहाड़ियों पर है। अब आगे आ जाते हैं सम्राट अशोक से जुड़ी तथ्य। अशोक के नामों का उल्लेख गुर्जरा लघु शिलालेख करता है। किसमें मिलता है इसका नाम? तो गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, शिलालेख में मिलता है, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के दतिया जिला से यह शिलालेख प्राप्त हुआ। भाब्रू, बैराट जिसको बोलते हैं, भाब्रू स्तंभ, एक बार जो है इससे पहले मिस्टेक हुआ था, भाब्रू बोल दिए थे, भाब्रू होगा। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसमें? भाब्रू में। बैराट अभिलेख में सम्राट अशोक स्वयं जो है मगध का सम्राट थे, ऐसा उन्होंने बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है कि बौद्ध धर्म को ये मानने वाले थे। अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय कुछ हैं। टोटल पहला शिलालेख क्या कहता है? किस विषय के बारे में जिक्र करता है? समाज उत्सव एवं पशु बलि पर निषेध। पहला शिलालेख में समाज उत्सव के बारे में और पशु बलि के बारे में, उसके निषेध के बारे में, यानी कि पशु बलि जो क्या है, निषेध है, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वर्णित है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु के चिकित्सा की व्याख्या करता है। जो दूसरा शिलालेख है किसकी व्याख्या करता है? मनुष्य और पशु की चिकित्सा की व्याख्या करता है, व्यवस्था करता है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में क्या क्या विषय है। टोटल 3। अशोक के शिलालेख के बारे में बात कर रहे थे। अशोक के शिलालेख, प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है? उत्सव और पशु बलि पर जो है निषेध, उसमें बताया गया है कि ये सब जो है नहीं करना चाहिए। दूसरे शिलालेख में क्या? मनुष्य और पशु की चिकित्सा की बात की गई है। तीसरे शिलालेख में हर 5वें वर्ष के उपरांत अधिकारियों को दौरा पर जाने का आदेश दिया गया है। किसमें? तीसरे शिलालेख में, याद रखना है। चौथे में क्या? भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है, यानी कि युद्ध नीति के जगह पे किसकी नहीं, धर्म नीति की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख में क्या वर्णन है सर? धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है पांचवे में। छठे शिलालेख जो है, छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख और आठवां शिलालेख सेम है, इसमें अशोक के यात्राओं का उल्लेख किया गया है। यात्रा कहाँ की यात्रा? तो तीर्थ यात्रा या फिर कह लीजिए धम्म यात्रा के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। नौवां शिलालेख सच्चे भेंट यानी कि उपहार तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है 9वें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी, जितने भी उच्च अधिकारीगण हैं, वो सब जो है प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करे, उसके हित में सोचेंगे। 11वां शिलालेख कहता है, धर्म की व्याख्या करता है। किसकी? धर्म की व्याख्या करता है, धर्म यानी कि धर्म की। 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात करता है, स्त्रियों की। 13वां शिलालेख और बहुत इंपॉर्टेंट शिलालेख था, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो राजगद्दी पर बैठने के कितने वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध होता है। कलिंग के शासक जो होता है खारवेल, उसका पराजय हो जाता है और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है और हमेशा के लिए बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। 14वां और अंतिम शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कि धर्म के आड़ में रहकर, धर्म के बंधन में बंध कर जो है अपना जीवन व्यतीत करे। तो ये रहा इसके सम्राट अशोक के शिलालेख में जो भी चीज़ों का वर्णन है, जिक्र है, ये आज भी ये शिलालेख उपस्थित हैं। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ना है इसमें? चलिए आगे हम महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान देंगे जो मौर्य वंश से जुड़ी हुई है। दिखाई न दे तो केवल सुनना है, सुन करके ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रयाग स्तंभ लेख, ये जो प्रयाग स्तंभ लेख जो था पहले कौशाम्बी में था, इसे अकबर
इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित कर दिया। अकबर ने इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया? इलाहाबाद के किले में। कौन सा अभिलेख, कौन सा स्तंभ लेख? तो प्रयाग स्तंभ लेख था कौशाम्बी में, उसको इलाहाबाद में जो है स्थापित करवा दिया अकबर ने। टोपरा स्तंभ लेख जो हरियाणा में है और मेरठ स्तंभ लेख जो यूपी में है, इस दोनों को यानी कि टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखेंगे इसको, कौन? तो फिरोज शाह तुगलक यहां से उखड़वा कर दिल्ली में करवा देता है। किसको? टोपरा स्तंभ लेख को जो हरियाणा में था और मेरठ स्तंभ लेख जो यूपी में था। ठीक है, वर्तमान में दिल्ली मेरठ एवं दिल्ली टोपरा के नाम से इसे जाना जाता है। अभी जो है इसको टोपरा स्तंभ लेख को या फिर कह लीजिए मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली मेरठ, इसको दिल्ली टोपरा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो रामपुरवा स्तंभ लेख, ये भी इंपोर्टेंट है। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज 1872 में कार्लायल, याद रखेंगे कार्लायल ने किया था। रामपुरवा अभिलेख स्तंभ लेख की खोज 1872 में कार्लायल ने किया। लौरिया नंदनगढ़, नाम सुने हैं लौरिया नंदनगढ़, ये चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो चंपारण में है, इस पर मोर का चित्र बना है। तो आपसे पूछे कि किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है? तो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख पर, स्तंभ लेख पर, सॉरी, स्तंभ पर। ये कहाँ में है? तो बिहार के चंपारण में है। कौशाम्बी, ये कौशाम्बी अभिलेख है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो रानी अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी को। आगे अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख की बात की जाए तो रूमीनदेई अभिलेख है। कौन सा? रूमीनदेई सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन सा है सर? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और सबसे छोटा जो है रूमीनदेई अभिलेख है। मौर्य काल में न्यायालय दो प्रकार के थे। एक था धर्म स्थानिक न्यायालय। धर्म स्थानिक न्यायालय में दीवानी मामला को देखा जाता था। किसमें? धर्म स्थानिक न्यायालय में। इसके अलावा कंटक शोधन न्यायालय में जो है फौजदारी मामला को देखा जाता था। इसको हमको ध्यान रखना है। व्यापारियों के जो काफिला होता था, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। उसके जो समूह होते थे व्यापारी का, उसको सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तचरों का अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। जो भी गुप्तचर थे, जो गुप्त सूचना देते थे, उसको क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। और अर्थशास्त्र राजनीतिक और प्रशासन पर आधारित पुस्तक है। आपसे पूछ दे कि अर्थशास्त्र जो है किस पे आधारित पुस्तक है सर? तो राजनीतिक और प्रशासन पर आधारित पुस्तक है, जिसकी रचना किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। उसी का नाम प्राप्त होता है चाणक्य कह लीजिए या फिर विष्णुगुप्त कह लीजिए। इसमें दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। जो चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है उसमें एक है संस्था जो गुप्तचर थी, वो क्या एक ही स्थान पर रह करके गुप्त सूचना को देता था? कौन? संस्था। एक था संचरा जो है प्रत्येक स्थान पर जो है भ्रमण करता था, घूम घूम कर करके गुप्त सूचना देने का काम करता था। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में है। इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? इससे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पूछ दे कि मौर्यकालीन इतिहास के जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो चाणक्य का अर्थशास्त्र है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, जो मेगास्थनीज राजदूत था, दरबार में आया था और कौन सी पुस्तक की रचना की थी सर? इंडिका की। तो जो इंडिका पुस्तक है, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, वहां के स्थानीय प्रशासन का वर्णन इसमें मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्य, ध्यान रखेंगे 30 सदस्यों की एक होती थी। एक में लगभग ऐसे करके 6 समितियां बनाई गई थी, इसके द्वारा संचालित होता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब हम बात करेंगे सब सदस्य का जो है कार्य अलग अलग था। ठीक है, सब सदस्य का कार्य अलग अलग था।
अब उस पर हम चर्चा करेंगे। हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे समितियों का कार्य। पाटलिपुत्र में जो पाटलिपुत्र के प्रशासन के लिए जो 6 समितियां थी और सब समितियों का कार्य अलग अलग था। पहली समिति का काम क्या था? उद्योग शिल्प कार्य का निरीक्षण करना, उसका जांच पड़ताल देख रेख करना। दूसरी समिति का काम क्या था? विदेशियों की देख रेख करना, विदेशियों की देख रेख करती थी दूसरी समिति। तीसरी समिति काम करती थी जनगणना का हिसाब रखती थी, जनगणना कितना है, बढ़ रहा है घट रहा है। चौथी समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी, यानी कि ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल देखरेख। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका विक्रय कितना हुआ है। छठी समिति बिक्री कर वसूलता था, जो भी बिक्री का टैक्स होता था उसको जो है वसूलने का काम छठी समिति करती थी। मौर्य काल में करों यानी कि टैक्स की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था, जो भी टैक्स की चोरी करता था ना उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी था। कौन? एग्रोनोमोई कौन था? तो मार्ग निर्माण का एक अधिकारी था, रास्ता बनवाता था ये। सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर मौर्य प्रशासन द्वारा किए जाने वाला जुर्माना उसको कहा जाता था पंकोदक सनिरोधे। ये जुर्माना उस पर लगाया जाता था जो सड़क पर कीचड़ फैलाता था। इसके अलावा मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो ये तो पता है कि राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन भेजा था? सेलुकस निकेटर भेजा था। आज सेलुकस निकेटर कौन था? तो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो सिकंदर के सेनापति था कौन? सेलुकस निकेटर। और उसी के बेटी से जो है पुत्री से इसका विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। और दहेज में मिल जाता है हाँ काबुल, कंधार, हैरात और मकरान, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। आगे देखिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक पद्धति केंद्र, प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला ये था। जिला के अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। जिला के अधिकारी को क्या कहते थे? एग्रोनोमोई। अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में अब क्या मौर्य आवश्यक मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रित करने का कार्य जो है समाहर्ता के द्वारा किया जाता था, यानी कि जो राजस्व को इकट्ठा करता था, राजस्व वसूली का काम करता था, उसको बोलते थे समाहर्ता बोलते थे। अब कुछ यहाँ पे अधिकारी है और दिए गए विभाग, तो इससे प्रश्न पूछता है कि किस विभाग के, इस विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे? जैसे में शीताध्यक्ष, कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे शीताध्यक्ष, ठीक है, याद रहेगा। तो देखिए इसमें शीत अध्यक्ष जुड़ा है, शीत बोलते हैं। तो खेतीबाड़ी होती है ना, तो जो हल होता है, हल के निचली भाग को क्या बोलते हैं? शीत बोलते हैं। तो हल कहाँ? कृषि के क्षेत्र में होगा। तो याद रखेंगे शीताध्यक्ष जो होता था किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अगला है गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष जो होता था, गणिकाध्यक्ष ये वेश्याओं का निरीक्षक करता था, निरीक्षक होता था। वेश्याओं का निरीक्षक गणिकाध्यक्ष कहलाता था। उसी तरह से पाण्याध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। वाणिज्य कमर्शियल, ठीक है, लेखा जोखा जो होता है उसको कमर्शियल बोलते हैं। व्यापार एक ट्रेड हो गया, ठीक है। और जब उसका लेखा जोखा पूरी डेटा ब्यौरा रखते हैं उसको हम बोलते हैं वाणिज्य कमर्शियल। तो इसका जो है अध्यक्ष होता था उसको कहते थे पाण्याध्यक्ष। अगला है सूराध्यक्ष। सूराध्यक्ष बूचर खाने का अध्यक्ष होता था। बूचर खाने का अध्यक्ष को हम सूराध्यक्ष बोलते थे। इसके अलावा आकाराध्यक्ष, आकाराध्यक्ष जो है खानों का अध्यक्ष होता था। आकाराध्यक्ष ये उस समय के जो भी विभाग है उसका अध्यक्ष है। उसके बाद लक्षणाध्यक्ष, छापाखानों का अध्यक्ष, छापाखाना का जो प्रधान होता था उसको क्या बोलते थे? लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। फिर उसी तरह से लोहाध्यक्ष, लोहा धातु है तो याद रखेंगे धातु विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे लोहाध्यक्ष। उसके बाद में
नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष जो है जहाज रानी का अध्यक्ष होता था, उसको बोलते थे नवाध्यक्ष। उसके बाद में है पतनाध्यक्ष। पतनाध्यक्ष यानी कि पतन का अध्यक्ष। तो पतन क्या, हाँ पतन कहाँ बोलेंगे तो बंदरगाह ना, बंदरगाह है कि ना बोलते हैं, तो बंदरगाहों का जो अध्यक्ष होगा उसको हम बोलेंगे पतनाध्यक्ष। अगला है शुल्काध्यक्ष। शुल्क माने होता है कर, टैक्स। तब व्यापारियों कर का प्रधान होता था, व्यापारी के कर का जो हेड होता था उसको बोलते थे शुल्काध्यक्ष। ये कुछ विभाग हैं और उसके अध्यक्ष हो जाते हैं। आगे देखिए तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया है। किसका? सारनाथ स्तंभ जो है उसका निर्माण अशोक ने करवाया। इस स्तंभ की सिर पर बने शेर की आकृति किसका प्रतीक है? तो शक्ति का प्रतीक है। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उस पर क्या है? शेर का मूर्ति बना है ना, वो किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। इस चिन्ह को भारत सरकार ने प्रतीक के रूप में अपना लिया। ठीक है, तो पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सारनाथ अशोक स्तंभ। मध्ययुगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मौर्य काल में जो भी स्तंभ बना, मौर्य काल के समय, मौर्य वंश के जब तक उसका शासन काल था तब तक उसमें जो भी स्तंभ बना, किसका बना? तो चुनार के बलुआ पत्थरों से मिलकर बना है, उसी का बना है। स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची का स्तूप इंपोर्टेंट है। स्थापत्य की दृष्टि से सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा स्तूप? सांची का स्तूप। ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। तो पूछ दे कि सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने। कहाँ? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में करवाया। ठीक है, इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसको खोजा कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। कौन सा सर? तो अमरावती का स्तूप। ये स्तूप कहाँ है? आज जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है अमरावती। तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, गुंटूर जिले में अमरावती का स्तूप है। जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। किस नदी के किनारे? तो कृष्णा नदी के किनारे, उसके दाहिने तट पे है। इस स्तूप का पता जो है 1797 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने लगाया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इसका पता लगाया। किसका? अमरावती स्तंभ का। ठीक है, ये गुंटूर जिले में है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे है और इसका पता जो है 1797 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी लगाता है। सारनाथ के धामेख स्तूप कहाँ पे है सर? सारनाथ में है। कौन सा स्तूप है? धामेख। धामेख स्तूप गुप्तकालीन है, यानी कि इसकी स्थापना गुप्त वंशों के समय, गुप्त काल में हुआ था, जो बिना आधार के समतल भूमि पर है। उसका आधार नहीं है ना, समतल भूमि पर ही उसको बना दिया गया है। किसको? तो धामेख स्तूप को। ठीक है, किसके काल में बना? तो गुप्तों के काल में बना। ओके बना। 5 लाइन है इसमें अशोक के बारे में। बिहार के पटना के करीब बुलंदी बाग, याद रखेंगे ये जगह, बुलंदी बाग और कुम्हरार की जो खुदाई हुआ उसमें मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवन मिला, 2 महला भवन मिला। और इसे प्रकाशन में कौन लाया? प्रकाशन में लाने का श्रेय जो है अस्पूनर को जाता है। अस्पूनर इसे प्रकाशित किया कि हाँ मौर्यकालीन जो है वहाँ पे लकड़ी के भवन बने हुए थे। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे का अवशेष मिला और कुम्हरार से राजप्रसाद का अवशेष मिला। ये 2 अवशेष, 2 ऑब्जेक्टिव है, इंपोर्टेंट है। 184 बीसी में अंतिम मौर्य शासक जो था बृहद्रथ, इसकी हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आपसे पूछ दे कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। उसकी हत्या कौन किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया। और पुष्यमित्र शुंग ने जब हत्या किया तो किस वंश की स्थापना किया? तो शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई, उसका अधिकारी था, उसके माध्यम से खुदवाया, तो नाम उसी का होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। और अशोक ने ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में
इससे नहर निकाली। तो पूछ दे कि उस सुदर्शन झील से नहर का निर्माण किसने करवाया, तो ये सम्राट अशोक ने करवाया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। किसमें, तो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है, तो रुद्रदामन जो है जूनागढ़ अभिलेख बनवाए हुए था। शासक था, जूनागढ़ के शासक था रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो पूछे कि आगे सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था उसका मरम्मत का काम किसने करवाया था, तो रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है, इतना हम ध्यान रखेंगे। अब बस इतना ही। और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।